यहाँ आइए बहुत ध्यान से। ये उत्तर प्रदेश का ये वाला जो जगह है इसे हम लोग कहते हैं पश्चिमी प्रदेश। ऐसे शॉर्टकट में क्या कहते हैं? पश्चिमी प्रदेश। और ये ऊपर का एरिया ये कहलाता अवध। क्या कहलाएगा? अवध। ये एरिया अवध। होली खेले रघुवीर आया अवध में, नाम सुने हैं? होली तो आ ही रहा है, कितने तारीख को है? नीचे का ये एरिया उत्तर प्रदेश का कहलाता है बुंदेलखंड। पूरी तरह से सूखा में तबाह हो गया, जिसका कोई हद नहीं। अवध का एरिया खेती के लिए भी सही है, इंडस्ट्रीज भी सही है। जबकि पश्चिमी प्रदेश का जो ये एरिया है ये पूरी तरह इंडस्ट्रीज है सब, या बहुत ज्यादा कारखाना है सब। और सबसे इस साइड में आ जाता है आपका ये पूर्वांचल। कौन आएगा? पूर्वांचल। ये एरिया पूर्वांचल। बताइए बिहार से कौन सा सटता है? हाँ, पूर्वांचल। देखो भैया, बिहार से सटने वाला जगह हो गया यूपी का पूर्वांचल। इसलिए यहाँ का जो कल्चर, भाषा, खान पीन, ये लगभग मैच करता है बिहार से। पूरी तरह से नहीं, बट लगभग क्या करता है? मैच करता है। यहाँ की लड़कियों की शादी भी बहुत आराम से इधर हो जाती है, बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। बट आप देखेंगे कोई इधर की लड़की का गाजियाबाद में हो, ये बहुत कम देखते हो। इस एरिया में हो जाता है। हमारी भी मम्मी की शादी इधर से इधर हो गया था, समझ में गया? चलो ध्यान से देखो, तो बहुत जगह ऐसा होता है, दोनों में कल्चर बहुत सेम है। इस साइड के एरिया का यहाँ पे कल्चर मिल जाता है यहाँ पे। तो ये उत्तर प्रदेश का ये एरिया क्या कहलाता है? पूर्वांचल। और ये तो बिहार से सट जाता है, मैच कर जाता है। ये ऊपर का एरिया अवध, ये पश्चिम प्रदेश। बट ये फिजिकली डिवाइड नहीं, ऐसा नहीं है कि अलग अलग देश है, समझ आया? अलग अलग मतलब राज्य नहीं है। एक जैसे जनरली कह दिए कि ये वाला एरिया पूर्वांचल है। यहाँ की भाषा में भोजपुरी भी मिली रहेगी, और भी ठेठ वाला भोजपुरी। क्या करते रे खैले है कि ना, समझ में आ गया कि ना? एकदम भोजपुरी वाला, एकदम ठोस भोजपुरी। और इस साइड वाला में एकदम खड़ी बोली बोली जाती है, वो वाला सीबीएसई दिल्ली वाला। यहाँ पे मैं नहीं खाऊंगा, तुम खा लो, मुझे नहीं खाना है ये। आइट के बोलता है सर। आगे बढ़े, किसी कोई दिक्कत नहीं। ये पूर्वांचल है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, पूर्वांचल की पहाड़ी किस राज्य में है? कौन से राज्य में है? आसाम में है। कहां पे? आसाम में। देखो, जब भी कभी किसी चीज पे जोर देके करे, जब भी, ये इतिहास का रूल है, जब भी कोई किसी चीज पे जोर दे, समझ जाना इसमें कोई ना कोई दिक्कत है, गड़बड़ है। अगर कोई कहे महिला जयवर्धन है, तो महिला नहीं है। दरियाई घोड़ा, घोड़ा नहीं है। स्टार फिश नहीं है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो जब भी किसी चीज पे जोर दिया जाए तो वो नहीं है। समझ आ गया कि नहीं? हर चीज में याद रखिए, जो दुकानदार कहे कि हमारा सबसे अच्छा सामान, सबसे खतरनाक कोई कहो। समझ आ गया कि नहीं? जहां जोर दिया जाए वहां डाउट समझिए। जो मास्टर कहे कि हम सबसे बढ़िया पढ़ाएंगे, गड़बड़ है कि नहीं? आप जितने भी बड़े बड़े लोगों को देखेंगे, महापुरुषों का, वो व्यक्तिगत चीजों के बारे में कभी नहीं बोलते हमारा ऐसा, उनको टाइम ही नहीं है हमरा तमरा करने के लिए। यहाँ पर वो आएगा, अपना पढ़ा के निकल जाएगा। ये आपके समाज में भी देखिएगा, हमेशा कहा जाता है, क्या बोले, कौन जो अंग्रेजी में कहावत कहता है, ग्रेट टॉकर्स आर लिटिल डूअर। बहुत बतियाने वाला बहुत कम काम करता है। आप अपने अड़ोस पड़ोस में देखिए, जो ज्यादा डिंग डोंग करता है ना, सोच रहा बहुत ही कम काम करता है। देखते हैं, जो गरजता है वही बरसता नहीं, वही वाली बात हो जाती है। तो पूर्वांचल की पहाड़ी, हाँ, असम पूर्वांचल में नहीं है। तो ये सब ध्यान दीजिएगा, जहां जोर दिया गड़बड़ है वहां पे। किसी को दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। जहां तक छोड़े थे, अब शहरों के बारे में पढ़ाई करते हैं। ये सहारनपुर वाला एरिया था, देवबंद, यहाँ मदरसा थे। हम रिवाइज कराते चलते हैं। यहाँ पर ये जगह था बागपत। कौन सा था? बागपत। हनुमान जी एक बार श्रीलंका जा रहे थे तो बीच में कहा होते थे? बागपत। हरित क्रांति जब चलाई जा रही थी, जब थर्ड 5 ईयर प्लान खत्म हुआ, तीसरी पंचवर्षीय योजना, तो स्वामीनाथन ने भारत में हरित क्रांति चालू किया। लेकिन यह हरित क्रांति के जनक केवल भारत में थे। इसकी शुरुआत अमेरिकन वैज्ञानिक, हालांकि वो पैदा हुए थे मैक्सिको में, शिफ्ट हो गए थे अमेरिका में, नाम था उसका नॉर्मन बोरलॉग। उन्होंने हरित क्रांति चालू किया। लेकिन हरित क्रांति शब्द दिया था विलियम गार्ड ने। किसने दिया? विलियम गार्ड। तो विलियम गार्ड ने, हरित क्रांति मतलब क्या होता है? ग्रीन रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? हाँ, क्या जी? क्रांति का मतलब होता है कि अचानक परिवर्तन। क्या हो जाता है? अचानक परिवर्तन, उसी को क्या कहते हैं? क्रांति कहते हैं। अचानक परिवर्तन हो गया, उसी को क्या कहा जाता है? क्रांति। जैसे हमारे देश में सूचना क्रांति अचानक आया,
सूचना क्रांति अचानक आया। जब से जियो भारत में आया ना, धड़ल्ले से 5G 4G, मतलब 5G नहीं 4G अंधाधुन यूज होने लगा, जिसका कोई हद नहीं। लेकिन जियो के आने से चार साल पहले देखिए, 2016 में लॉन्च किया जियो ना, 16 में लॉन्च किया, वही 16-17 में लॉन्च किया, चलो ध्यान दो। उससे 4 साल पहले का घटना देखिए, 4-5 साल पहले जी, 2010 से 12 का देखिए। 1 रुपया का सिक्का डालिए, पीला रंग का फोन होता था, धड़ाम दे 3 मिनट 1 सेकंड तक 1 मिनट तक बतियाते रहिए, समझ आ गया कि नहीं? देखते थे फोचका वाला, चाय वाला सब टांग के रखे रहता था। वो दौर से एक ही बार चला आया, कौन सा? जियो वाला। आज देखते हैं सूचना की क्रांति, अचानक चेंजिंग आता है, उसे क्या कहते हैं? क्रांतिगत। वैसे ही हरित क्रांति में अचानक चेंजिंग आया। नॉर्मन बोरलॉग ने कहा कि देख भैया साहब, जो छोटा मोटा अनाज बोते हो, गेहूं निकलेगा, मकई बोगे तो 4 गो मकई निकलेगा, एगो में दाने नहीं लगा, एगो में 2-4 गो दाना है, एगो में है नहीं, इस सबसे फायदा नहीं होगा। उन्नत किस्म का बीज यूज करो, हाई यील्ड वेराइटी, हाई यील्ड वेराइटी, HYB, उन्नत नस्ल का हाइब्रिड, हाइब्रिड नहीं जी, हाई यील्ड वेराइटी, हाई यील्ड वेराइटी, हाई यील्ड वेराइटी का प्रयोग किया। और यह हरित क्रांति का केंद्र बनाया गया था किसे? बागपत को। किसे बनाया गया था? बागपत को। किसी को कोई दिक्कत नहीं? बागपत। हरित क्रांति में बहुत फायदा हुआ, और सबसे ज्यादा अगर किसी ने लाभ उठाया तो पंजाब और हरियाणा के लोग, और इसमें भी गेहूं के किसान सब। यूपी बिहार वाले लोग लाभ नहीं उठा पाए। हमारे यूपी बिहार की खेती के किसानों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनकी जो खेती की जो जोत का साइज है, मतलब जो खेत है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा छोटा खेत है। किसी का 10 बीघा है, 5 बीघा है तो बड़ किसान कहलाता है। कोई कोई को कहते खेत कट्ठा में है, हम लोग का तो खेते नहीं, सोचा खेते नहीं हम लोग का। अरे नहीं यार, हम लोग खेती नहीं किए हैं, मतलब ऐसे बस ऐसे देखे हैं लोग की खेती है, बट खेती किए नहीं है। CBSE टाइप का, समझ जाए। अरे नहीं यार, अब जिसका खेत नहीं रहेगा वो खेती कहां से करेगा? दूसरे खेत में ना कर देगा, दिक्कत हो जाएगा। तो भारत में इस साइड में उतना डेवलप नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ खेती का साइज, जोत का साइज बहुत ही छोटा है। ये बागपत वाले एरिया में हो गया, रामपुर हो गया, मुरादाबाद हो गया। रामपुर चाकू के लिए, मुरादाबाद पीतल के लिए। इधर देखेंगे तो वो क्या, पीलीभीत तराई क्षेत्र था। लखीमपुर खीरी बाघ के लिए था। श्रावस्ती किस लिए? महात्मा बुद्ध को ज्ञान मिला। कहां पर? श्रावस्ती में। अयोध्या पहुंची, अयोध्या। अब जगह बोलते हैं, फटाफट पहुंची अयोध्या। हाँ, मिल गया। अयोध्या कहाँ है? हाथ रखिए लोग जहां बोलते हैं अयोध्या। अयोध्या के नीचे आपको अमेठी और मिल गया था रायबरेली। अमेठी और रायबरेली तक देख लिए थे। अमेठी और रायबरेली, अमेठी और रायबरेली देख लिए थे। वापस आइए आप अमेठी। अमेठी से सांसद अभी कौन है? स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी। रायबरेली से सोनिया गांधी। स्मृति ईरानी कहां से है? अमेठी। अमेठी देख लिया। वापस जाइए अयोध्या। आ गए अयोध्या। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। अयोध्या में मंदिर का भी निर्माण चालू हो गया। वहां पे L&T कंपनी को दिया गया। कैसे? L&T, लॉर्स एंड टुब्रो। निर्माण काम में बहुत आगे है। अयोध्या से आप इस साइड में देखेंगे तो गोरखपुर मिल गया। अयोध्या से पूरब दिशा में गोरखपुर। कौन जगह है? गोरखपुर। हाँ, नहीं मिला गोरखपुर। कौन सा जगह है? दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। अभी उसका चाइना में इसका एक कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वो उसका रिकॉर्ड तोड़ देंगे। लेकिन फिलहाल अभी चल रहा है, रिकॉर्ड बनता ही है तोड़ने के लिए। गोरखपुर से पहले कौन था? खड़गपुर से पहले सोनपुर। तो रिकॉर्ड बनते हैं टूटने के लिए। यहाँ का रेलवे प्लेटफॉर्म बड़ी लंबा है, लेकिन उम्मीद कम ही है कि इसका प्लेटफॉर्म तोड़ा जाएगा, इसका रिकॉर्ड। रीजन उसका सबसे बड़ा क्या है कि एक ही प्लेटफॉर्म पे 3 गाड़ियां खड़ी रहती है, 3 ट्रेन। जैसे एक ये है प्लेटफॉर्म है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, 1365 यानी लगभग 1.5 किलोमीटर। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, इसी पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 है, और ये प्लेटफॉर्म नंबर 2A है। इसी पर है सब कुछ। अब यहां ट्रेन की लाइन बिछाई गई है, ये लाइन है, और इसके बगल से एक मेन लाइन गुजार दी गई है, ये मेन लाइन है। और यहां से क्रॉसिंग ओवर दे दिया गया है, यहां से क्रॉसिंग ओवर। अब कोई ट्रेन है, उसको आना है अगर गोरखपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर, तो 1 से नहीं आती है, वो आएगी मेन लाइन से। किस पे आएगी? मेन लाइन से। अब मेन लाइन से 2 पे जाना है ना, तो इस पे लग जाएगी। कहां जाके लग गई? 2 पे। अब ये 2 पे लग गई। अब इधर से पता चला किसी को 3 पे ले आके खड़ा करना है, तो मेन लाइन से ले जाएगा, और किस पे ले जाकर खड़ा कर देगा?
3 से। अब मानिए इसको इधर जाना है तो इससे हट के मेन लाइन पे चली जाएगी, इसको जाना है तो इससे हट के इस पे चली जाएगी। इसीलिए ये प्लेटफॉर्म ससुरा इतना लंबा हो गया। किसी को इस पे ले आना है तो सीधे ले आ देगा इस पे। एक साथ कितनी ट्रेन खड़ा कर देता है? 3। कौन सा? 3। हुगली भी बड़ा है भाई, हम कहां करें हुगली छोटा है। हुगली रेलवे स्टेशन। तो ये गोरखपुर का रेलवे प्लेटफॉर्म बहुत लंबा है। किस नदी के किनारे है गोरखपुर? राप्ती नदी। कौन सी नदी? राप्ती, ताप्ती नहीं, राप्ती नदी। कौन नदी? राप्ती। राप्ती नदी के किनारे। ये बहुत बड़ी नदी नहीं है, कभी कभी जब इसमें सूखा पड़ता है तो मतलब कूदेंगे तो पैर हाथ टूट जाएगा, डूबेंगे नहीं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, मतलब बहुत बड़ी नदी नहीं है राप्ती नदी। आगे बढ़ जाओ, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब इसके आगे देखते हैं हुगली। हाँ, हुगली प्लेटफॉर्म भी बड़ा है भाई, हम नहीं कर रहे। देखो भाई, प्लेटफॉर्म में 2 चीजें ध्यान रखना। एक ये प्लेटफॉर्म होता है, एक रैंप होता है। तो प्लेटफॉर्म में ना ये रैंप छोड़ के गिना जाता है, ये वाला। आगे देखते हैं। इसके अलावा जब रेलवे प्लेटफॉर्म, रेलवे का आपका उसमें एक आगे चैप्टर होगा रेलवे मुख्यालय, जो जितने हाई कमान है उसमें जब पढ़ाएंगे तो आपको हुगली के बारे में बताएंगे। वहां पर हुगली क्या चीज है। रेलवे ये गोरखपुर जो है आपका एक सैन्य अड्डा है। गोरखपुर एक सैन्य अड्डा है वायुसेना का। किसका है? वायुसेना का। वायुसेना का सैन्य अड्डा है और उस वायुसेना के एयरपोर्ट पर ही डोमेस्टिक फ्लाइट भी उतरती हैं। इसलिए आप किसी भी एयरपोर्ट पे फोटो खींचिएगा, आपको कोई नहीं मना करेगा। लेकिन गोरखपुर एयरपोर्ट पे फोटो खींचिएगा ना तो आपको रोक दिया जाएगा। फोटो खींचना एकदम मना है, क्योंकि वो लड़ाकू जहाज के उतरने के लिए बनाया गया। गोरखपुर किस जंगल के किनारे है? कुसमी जंगल। कौन जंगल? कुसमी जंगल। गोरखपुर में कौन सा जंगल है? कुसमी जंगल है। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत? कौन सा जंगल है भाई? कुसमी। गोरखपुर मिल गया। गोरखपुर के पास देखिए कुशीनगर, जस्ट गोरखपुर के पास देखिए कुशीनगर। मिला? नहीं मिला ये? अरे भाई कुशीनगर, गोरखपुर के पहला अक्षर के पास देखिए ना कुशीनगर, नहीं लिखा है। सारनाथ तो तुम बनारस के पास चल गया, ज्यादा ही दूर चला गया। कुशीनगर नहीं दिया है तो गोरखपुर के पास लिख दीजिए कलम से कुशीनगर। जहां गोरखपुर है उसी के पास ही है कुशीनगर। हाँ, कुशीनगर के पहला अक्षर के पास कर दे। देवरिया और गोरखपुर के बीच में लिखे ना कुशीनगर। खलीलाबाद भी है गुरुजी। हाँ भाई खलीलाबाद है, गोरखपुर के पास खलीलाबाद है। अब उतना छोटा छोटा जगह कोई थोड़ी देगा। हो गया। पड़रौना लिखा है कि नहीं? वहां पड़रौना लिखा है, बस वही है कुशीनगर। उसी को घुसा दिया, कुशीनगर में मैच कर दिया है। वहीं पे कुशीनगर में किसकी मृत्यु हुई थी? महात्मा बुद्ध की। बौद्ध धर्म के हिसाब से अगर कोई व्यक्ति मरता है तो उसे देहांत कहते हैं, कोई महान व्यक्ति मरता है तो उसे निर्माण कहते हैं। और महात्मा बुद्ध मरे थे तो महापरिनिर्माण का क्या कहेंगे? नॉर्मल आदमी मरेगा तो परिनिर्माण, नॉर्मल आदमी मरेगा तो नहीं दो गड़बड़ हो गया, गड़बड़। हमारे जैसे आदमी अगर मरेगा तो देहांत, लेकिन कोई साधु संत महान आदमी मरेगा तो परिनिर्माण। और महात्मा बुद्ध मरे तो महापरिनिर्माण। महापरिनिर्माण शब्द किसके लिए आएगा? किसके लिए? और कोई महान व्यक्ति मरेगा तो परिनिर्माण, और पापी आदमी मरेगा तो मर गया, सीधे क्या हो गया? मर गया। अब महान आदमी इधर नहीं बन रहे हैं। 2021 के बाद मतलब भगवान के सर्वर में जगह नहीं बचा है, अब महान आदमी नहीं बन रहा है। नहीं किसी को दिक्कत? गोरखपुर में नीचे आएंगे, गोरखपुर के नीचे में आपको मिलेगा बनारस, वाराणसी और मुगल सराय। वाराणसी मिला? गोरखपुर के ठीक नीचे वाराणसी मिला? कौन जगह है? वाराणसी। वहां 3 जगह मिलेगा, वाराणसी, मुगल सराय, सारनाथ। तीनों जगह मिल गए, वाराणसी, मुगल सराय, सारनाथ। वाराणसी, मुगल सराय, सारनाथ। हाँ, उसी का नाम दीनदयाल उपाध्याय हो गया। पहले देखिए, आप नया एटलस होगा तो उसमें क्या लिखेगा? दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय। मिल गया। उसी को क्या कहा गया? मुगल सराय। मिर्जापुर दूसरा है बेवकूफ। दीनदयाल उपाध्याय वो एक रेलवे का जंक्शन है। क्या है? रेलवे जंक्शन है, बहुत बड़ा रेलवे जंक्शन है। वो रेलवे जंक्शन क्या है? बहुत बड़ा है।
बहुत बड़े आकार का रेलवे जंक्शन, वहां से कई जगहों की ट्रेनें निकलती हैं। ट्रेन जो होते हैं रेलवे स्टेशन मेनली 4 टाइप में बांट दिए जाते हैं। मेनली कई स्टेशन होते हैं। एक होता है हाल्ट, किसी किसी स्टेशन के नाम सुनते होंगे हाल्ट, वो स्टेशन को सरकार बेच देती है। क्या करती है? बेच देती है। कहती है कि हमको ठेका लो, कोई हमको 20,000 रुपया दो, जैसा स्टेशन है 10,000 20,000 रुपया दो, 1 साल के लिए स्टेशन तुम्हारा, तुम यहां से जितना टिकट बेचना है बेचो, जितना आदमी को रखना है रखो, हमको कोई मतलब नहीं है। और वहां देखेंगे ना हाल्ट पर ना ज्यादा प्लेटफॉर्म भी नहीं रहता है, बस एक लाइन रहेगा, ट्रेन आएगी ही जाएगी, सुपर फास्ट ऐसे चल जाएगी, 1-2 पैसेंजर को रोक देगा। तो वो हाल्ट होता है, वो बहुत नॉर्मल स्टेशन होता है। दूसरा जो होते हैं सब, जिसे आप स्टेशन कहते हैं, ट्रेन आती है, रुकती है, पैसेंजर को उठा के उतार के फिर चल जाती है, तो ये हो गया स्टेशन। जैसे बहुत सारे स्टेशन आप लोग जहां चाह भी उतरते होंगे, आप घर जाते हैं कौन स्टेशन पे उतरते हैं? आरा स्टेशन पे। जंक्शन है कि नहीं? जंक्शन है, तो जंक्शन वाला मत ना बोल। जंक्शन अलगे से समझाएंगे, पकड़ में जंक्शन घुसा दिया। ये कौन सी माला पहन ले तू? हाँ, इससे क्या होगा? मोक्ष वगैरह? अरे ऐसा नहीं, ऐसा कभी कुछ मिले मोक्ष वाला तो हमरो ले लिया है करो, अकेले अकेले पहन लेता है। देखो भाई, अब बात समझ। हाँ, महाराजगंज हो गया, सासाराम हो गया। अब जंक्शन क्या होता है? ट्रेनों को कई रूट पर डाइवर्ट करना है। कोई बड़ा शहर है, कुछ इस रूट पे ले जाना है, कुछ इस रूट पे ले जाना है, तो उसको क्या कहा जाता है? जंक्शन। जैसे पटना जंक्शन है, इधर उधर क्या किया जाता है? डाइवर्ट कर दिया जाता है। तो कई रूट पर डिवाइड कर देना क्या कहलाता है? जंक्शन कहलाता है। मुगल सराय ससुरा कई वो रूट को डिवाइड कर देता है। इलाहाबाद भेज देता है, बनारस भेज देता है, बलिया की ओर भेज देता है, पटना की ओर भेज देता है, गया की ओर भेज देता है। उस सचुरा मुगल सराय जंक्शन एगो इधर 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 कई जगह की ट्रेन उधर हो जाती है। तो जाएंगे मुगल सराय ना, तो 5 किलोमीटर पहले से आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कोने पटरी पे ले जाएगा, उसमें जलेबी छानते छानते ले जाएगा। मुगल सराय से बनारस की दूरी महज 10 किलोमीटर है। मतलब आपको 10 मिनट बहुत है, लेकिन 1 घंटा ट्रेन से लगेगा आपको। अगर मुगल सराय में रुकी 4 बजे, तो 5 बजे से पहले मजाल क्या किसी को कोई पटना पहुंचा दे बनारस? नहीं। तो जो वहां के लोकल लोग हैं, अगर उनकी ट्रेन मुगल सराय रोक दी तो उतर जाते हैं लोग, टेम्पू से चल जाते हैं। जानते हैं, टेम्पू वाला लेके चल जाएगा वहां पे। तो बहुत बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा? मुगल सराय। हर रूट की मिलेगी, इधर से बलिया भेज देगा, पटना भेज देगा, गया रूट में भेज देगा, इलाहाबाद भेज देगा, बनारस रूट में भेज देगा। बहुत बड़ा जंक्शन है। तो इसका नाम, मुगल सराय का नाम अभी क्या हो गया? दीनदयाल उपाध्याय। क्या हो गया? दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज्यादा इस बात से खफा अगर कोई है तो ऑटो वाले। सब ऑटो वाले मुंह में गुटखा खाए रहते थे, मुगल सराय मुगल सराय मुगल सराय मुगल सराय। अभी बेचारा दीनदयाल उपाध्याय सब गुटखा गिर जाता है। इसलिए सबसे ज्यादा अगर नाम बदलने से कोई खफा है तो ऑटो वाले, उनका गुटखा गिर जाता है। इसलिए वो आज भी कहता है मुगल सराय मुगल सराय मुगल सराय मुगल सराय। उसके पास में मिलेगा बनारस, उसका पुराना नाम काशी था, अभी नाम हो गया है बनारस। उसका नाम बदल के वाराणसी हो गया है। क्या हो गया? वाराणसी हो गया है। तो बनारसी कहिए, बनारस कहिए, वाराणसी कहिए, बहुत है। यहाँ के कई चीजें फेमस है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बहुत फेमस है। बीएचयू जो यूनिवर्सिटी है उसमें डॉक्टर भी, मतलब सर सुंदर हॉस्पिटल उसी के अंदर है। वहां पर बहुत बेहतरीन हॉस्पिटल है, कम पैसे में आपका सटीक इलाज हो सकता है। हम जब क्लास 12th में पढ़ते थे तो मेरे गले में एक नस जो था वो डैमेज हो गया था, फूल के इतना हो गया था। तो हम लोग कराटा जब सीखते थे, हम छोटे थे, तो उसी में मार लग गया था, हमको लग गया। अब यहाँ पे नस फूल गया वहां पे, और गोल लटक जाता था ऐसे मांस की तरह। ऐसे ऐसे दबाते थे ना तो वापस वो अपने जगह पे एडजस्ट हो जाता था। लेकिन डॉक्टर कहा कि इसको छोड़ देंगे तो अपना जगह बना लेगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ ऑपरेशन कर दिया गया इसको निकाल के। जानते कितने में ऑपरेशन हुआ था? 250 में, महज 250 रुपए में बस। और उसके बाद सुनिए, जब बेड पे लेते रहते थे ना तो सुबह सुबह आधा लीटर दूध सरकार की ओर से आता था, मतलब वहां पे नाश्ता वगैरह के लिए आ जाता था। तो हम तो लेटे हुए थे यहाँ पे, और गले का ऑपरेशन था, सोचो डर लगता था। और उस पे से साइन करवाया था पिताजी से मेरे की, अगर जान चली जाती है, आवाज चली जाती है तो हॉस्पिटल की कोई जिम्मेदारी नहीं है। और वो करा लेते हैं। आपका अगर बड़ा ऑपरेशन रहेगा ना तो करा लिया जाता है, हार्ट वगैरह का सब में करा लेता है, बड़े ऑपरेशन में, छोटा मोटा में नहीं कराता। तो मेरे पिताजी सोचे ना कि भाई बच्चे, लड़का का ऑपरेशन है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो जो वहां का जो दूध पहुंचाने वाला स्टाफ था ना,
उसको पापा मेरे सोचे कि रुको, इसको बड़ा मेहनत करता है और फ्री में ले आके देता है, कुछ इसको भी नाश्ता पानी के लिए दे देते हैं। तो पिताजी ने उसको एज ए रिश्वत नहीं, जिसका अच्छा इलाज हो जाता है तो लोग खुशी में नहीं दे देते हैं। जिस दिन जा रहे थे लोग तो खुशी में दे दिए कि लो ना ये रखो तुम भी 500, वापस कर दिया भाई साहब। कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है सर, आप जब भी आइए आपका इसी तरह इज्जत से स्वागत होगा। हम कहे भाई आज भी महापुरुष लोग जिंदा है। हम लोग की कोई औचित्य नहीं थी उनको रिश्वत देने की, और रिश्वत आदमी देगा भी तो डॉक्टर को न देता। हम लोग ये सोचे कि भाई ये सी और डी क्लास का कर्मचारी है, डेली कुछ नहीं करता है, दूध पहुंचा के रख के चला जाता वहां पे। बहुत बेहतरीन, बहुत बहुत अच्छा लगा उस चीज को। तो ये बीएचयू है। तो देखिए हर जगह होता है, वहां पे धांधली भी होती है, ऐसा नहीं है कि धांधली नहीं होता। हमारा नसीब अच्छा कि हमको बढ़िया मिल गया। तो ये बहुत अच्छी व्यवस्था भी है वहां पर, लेकिन क्राउड भी है। तो एक बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कॉलेज के लिए फेमस, दूसरा वहां का पान बहुत फेमस। खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का। हाँ इकरा सर साड़ी छूट गया। देखो एक कह रहा है कि सर अब बीएचयू खराब हो गया। भाई अब हम नहीं बता सकते, हम आपको ये 2012 की बात बता रहे हैं। हाँ देखो बनारसी साड़ी बहुत फेमस है। देखो इसको याद है, वो बनारसी साड़ी वगैरह बनती बहुत सस्ती है, बट जब आपको पहुंचती है तो महंगी हो जाती है। बनारसी साड़ी में कुल जो खर्च आते हैं लोग ना, बहुत ज्यादा नहीं रहता है। एक सादा साड़ी रहती है, उस पे धागा लीजिए, धागा आती है, बिनाई कीजिए, 1000 से 1500 का उसका नेट कॉस्ट, मतलब जो बिनता है लोग ना वो बताता है लोग कि इसमें नॉर्मल बन जाती है। जब पैक हो जाता है ना तो उसका ब्रांड वैल्यू है कि भैया क्या चीज है, बनारसी साड़ी। और उसको आजकल कोई महिला नहीं पहनती है। हाँ वो खाली, लेकिन वो जरूरी रहता है। हाँ इकरा कि नहीं सर बस ब्याह में पहनती है। हाँ सही देखा है, सही देखा हो। बनारसी साड़ी वो धोआने का 400 खर्चा आता है। वो भी कब हमको यादो नहीं है कि मेरी मम्मी एक बार कही थी बाबू मेरा साड़ी धुलवा लाओ, तो हम बिल बना के दिया था 400 रुपए का। ड्राई क्लीनिंग में होता है, बाप रे बाप। हम लोग का कपड़ा जानते हैं, अरे छोड़ हम लड़कों की हकीकत बताते हैं। लड़का कपड़ा गंदा होता है, उतार के टांग देता है, 15 दिन बाद फिर पहन लेता है बिना धोए। अरे सही कौन चीज, हम इसको यही किए हैं अभी। सुबह उठे तो लेट हुआ था, हम कहें अब कौन सोच रहा कपड़ा निकालेगा अलमारी में से, कौन कम गंदा ओकरे पहन के चलते बाद में जा सोच रहा कौन देखने जाता है। 400 रुपया धुलाई लगता है वहां पे, बहुत महंगा हो जाता है वो। तो देखो ये जो सारनाथ यहाँ पे बनारस मिल गया, उसके बगल में कौन सा जगह है, सारनाथ। कौन जगह है, सारनाथ। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी, गधा कहीं का, बोध गया में हुआ था। पहला उपदेश कहां दिए थे, सारनाथ में उन्होंने क्या दिया था, पहला उपदेश दिया था। चलो सारनाथ के आगे देखोगे मिर्जापुर मिल गया। सारनाथ के पास कौन जगह मिला, मिर्जापुर। अरे सारनाथ कर दिया मिर्जापुर। हाँ चलो भाई मिर्जापुर देखो, यहाँ पे कालीन भैया, मुन्ना पंडित, गुड्डू भैया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आगे बढ़ जाए। कौन जगह है, मिर्जापुर मिल गया। कहाँ है मिर्जापुर, हाथ रखिए, मिर्जापुर मिल गया। मेरी ओर ध्यान दो, सबसे नीचे यहाँ पर एक झील मिलेगा, गोविंद सागर झील, नहीं गोविंद बल्लभ पंत झील। वहां लिखा सबसे नीचे देखिए रिहंद लिखा होगा, रिहंद लिया, रिहंद या रेणुकूट, रेणुकूट मिला। सबसे नीचे कौन जगह है, रेणुकूट मिल गया। रेणुकूट, रेणुकूट में रिहंद परियोजना है। कौन सी परियोजना, रिहंद। और उस परियोजना से बिजली बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, बिजली। जब कभी बिजली बनेगी तो बांध बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, बांध। और बांध के पीछे आपको क्या बन जाएगा, तालाब। तो बताइए रिहंद नदी पर जो बांध बनाया गया है उस परियोजना का नाम रिहंद परियोजना, लेकिन जो बांध है उस बांध का नाम क्या है, गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत सागर। अब गोविंद सागर कह देगा तो भैया वो भाखड़ा नंगल वाला हो जाएगा, गड़बड़ा मत जाइएगा, क्योंकि गुरु गोविंद पंजाब वाले थे और ये गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश वाले थे। तो ये रिहंद परियोजना, रेणुकूट के इस रिहंद परियोजना का क्वेश्चन पूछा था कि रेणुकूट में स्थित रिहंद परियोजना से बनने वाली अधिकांश बिजली की खपत कहां होती है। रेणुकूट में ही अल्युमिनियम कारखाना है। रेणुकूट में कौन सा कारखाना है, अल्युमिनियम। और उस अल्युमिनियम कारखाने में सबसे ज्यादा इसकी बिजली की सप्लाई हो जाती है। रेणुकूट किस लिए फेमस है भैया, अल्युमिनियम के।
हाँ अल्मुनियम के लिए त्रिवेणी अल्मुनियम वगैरह वगैरह यहाँ पे कंपनी है, यहाँ की बहुत बड़ी है। यहाँ पे याद रहेगा ये रेणुकूट। आगे बढ़ जाए, ये जगह कौन सा है? रेणुकूट। अब यूपी में दो चीजें आप देखिएगा, एक हिस्सा यहां से धंस गया है जो रेणुकूट का एरिया हो जाता है। कौन सा हो जाता है? रेणु। और ये जो धंसा वाला एरिया है ना, ये वाला आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे इस धंसा वाला एरिया का, तो ये झारखंड से भी टच करता है, छत्तीसगढ़ से भी टच करता है, मध्य प्रदेश से भी टच करता है। भाई साहब छत्तीसगढ़ में बहुते पहाड़ है, मध्य प्रदेश में भी पहाड़ है और झारखंड में भी पहाड़। तो उत्तर प्रदेश में ये वाला जो जगह है रेणुकूट, इसी में आता है आपका सोनभद्र। क्या आएगा? सोनभद्र। उसके ऊपर देखिए सोनभद्र लिखा है, देखिए लिखा है या नहीं लिखा? चुनार या सोनभद्र, उसके ऊपर नहीं लिखा है। मुगल सराय के नीचे देखिए नहीं लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। मेरी ओर देखिए, सोनभद्र और चुनार, मेरी ओर देखिए भाई, इसी एरिया में पड़ता है सोनभद्र और चुनार। सोनभद्र और चुनार, सोनभद्र से सोना निकलता है, सोनभद्र से सोना, और चुनार से पत्थर निकलते हैं। आज भी घरों में जो पत्थर वगैरह निकलता है, ये इधर में सप्लाई ज्यादातर कहां से होती है? चुनार से होती है। अशोक के समय से ही ये खुदाई हो रही है, क्योंकि अशोक को अभिलेख लिखने के लिए जितने पत्थर मिले सब के सब कहां मिले? हाँ, चुनार से मिला। कहां से मिला? चुनार। आगे बढ़ जाए, कहां से मिला भैया? चुनार से। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। तो ये वाला एरिया नीचे का हो गया ये। वैसे ही आपको एक इस साइड में भी नीचे लटका हुआ एरिया दिखेगा, देखिए मिला। उसमें आप देखिए ऊपर की ओर लिखेगा झांसी, एकदम कोना पे पड़ी है झांसी। देखिए कहां है? झांसी। नहीं मिला झांसी। अरे ललितपुर, ललितपुर नीचे होगा, ललितपुर से मतलब नहीं है, ललितपुर से मतलब नहीं, एकदम गटैया पे, कोना पे। गटई समझते हैं? नेक कोनवा पे कौन जगह है? झांसी। कौन था? झांसी। देखिए भैया ये जगह बनारस है। यहां देखो, मैं बनारस की एक लड़की थी मनुबाई, क्या नाम था? मनु। उसका शादी हो गया झांसी, ग्वालियर। ये एरिया क्या था? ग्वालियर। पूरे राज्य का नाम क्या? ग्वालियर। उसकी राजधानी थी झांसी, झांसी के राजा से। और लेकिन उन राजा जो थे वहां पे गंगाधर राव, उनसे उन झांसी की रानी का बच्चा नहीं हुआ, संतान नहीं हुआ, और बहुत जल्दी वो विधवा भी हो गई। ठीक है, 2 साल में ही किसी बीमारी ऐसे में विधवा हो गई। तो ये लोग जो थे, हाँ मतलब लड़ाई हो गई अंग्रेजों से, थोड़ा झटपट में उनकी लड़ाई हुई और बहुत जल्दी 2 साल के अंदर अंदर वो विधवा हो गई। अब उनके जो पति थे, राजा थे वो नाम क्या था? गंगाधर। अब वो लड़ाई वगैरह में मारे गए और वो विधवा हो गई। अब जैसे कि आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में जल्दी दूसरी शादी मतलब बहुत कम ही लोग करते हैं। हिंदू धर्म में दूसरी शादी बहुत कम लोग करते हैं। अब ये रानी थी, इन्होंने दूसरी शादी की नहीं, और इनका बच्चा भी नहीं था और पति भी मर चुके थे, तो इन्होंने गोद लिया एक लड़का। अब अंग्रेजवा चोट्टा लाट दलहौजिया एगो नियम बना दिया, कहा कि गोद लिए हुए लड़का को हम राजा नहीं बनाएंगे। अब झांसी की रानी गुस्सिया गई। अब जैसे गुस्सियाई तो भाई ये लोग मूड बना रही थी लोग कि अब मार होगा, तो लाट दलहौजी चल गया। लाट दलहौजी क्या हो गया? रिटायर होके चल गया। आया कैनिंग। कौन है? कैनिंग। सारा खरमंडल मचाया कौन था? लॉर्ड दलहौजी। अब पिटा कौन गया? कैनिंग पिटा। तो 1857 की क्रांति का मुख्य कारण लॉर्ड दलहौजिया था, लेकिन थुराया कौन? कैनिंग। उसको इलाहाबाद में घेर लिया था सब, उसको जाने ही नहीं दे रहा था इलाहाबाद से, बड़ी मार मारा। तो ये वाला नीचे वाला जगह झांसी, याद रहेगा, किसी कोई दिक्कत नहीं। ये वाला जगह ये सोनभद्र और बनारस वाला एरिया। आगे बढ़े, इधर बगल में देखेंगे कौन जगह है? मिर्जापुर। मिल गया मिर्जापुर। हाँ आगे मिलेगा, बनारस से आगे मिर्जापुर, उससे आगे जगह इलाहाबाद। मिल गया इलाहाबाद। कौन सा जगह? इलाहाबाद। नाम बताइए अभी क्या हो गया है? प्रयागराज। इलाहाबाद का अभी क्या नाम? प्रयागराज। पहले नाम क्या था? हाँ इलाहाबाद। अभी क्या हो गया? प्रयागराज। ये अकबर के समय रखा गया था, दीने इलाही धर्म निकाला था। उसी के बाद दीने इलाही को ये सोचा था कि इलाहाबाद से इसका प्रमोट करेंगे, इलाहाबाद हो गया, ये सब हो गया। तो इलाहाबाद जो है ये संगम नगरी कहा जाता है इलाहाबाद को। क्या से? इलाहाबाद। यहाँ का सबसे फेमस एक फल है अमरूद। हाँ प्रयागराजी अमरूद, वही इलाहाबादी अमरूद या प्रयागराजी अमरूद जो भी बोलिए। तो यहाँ पे इलाहाबाद हो गया। इलाहाबाद का सबसे यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी। देखो भाई, पढ़ने वालों के लिए हर जगह अच्छा होता है, नहीं पढ़ने वाले ससुरे यहाँ भी नहीं पढ़ते, कहीं नहीं पढ़ते। तो पढ़ने वालों के लिए हर जगह है। नहीं पढ़ेंगे तो आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़िए, चाहे BHU में पढ़िए, चाहे कहीं पढ़ लीजिए, आप नहीं पढ़ सकते।
आपका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अकबर को देखिए, सबसे बढ़िया से बढ़िया टीचर उसके लिए रखा गया, ससुरा अपना नाम लिखना नहीं सीख सका। तो पढ़ने वाले कहीं पढ़ लेते। इलाहाबाद को संगम नगरी कहा जाता है। आगे बढ़ जाए, इलाहाबाद, इसका नया नाम क्या हो गया? प्रयाग। इलाहाबाद के अभिलेख को अकबर ने, अशोक का जो अभिलेख था इलाहाबाद, उस कौशाम्बी से कहां उठा के लाया गया था? इलाहाबाद। तो इसका मतलब कौशाम्बी भी करीब होगा। उसके जस्ट आगे देखेंगे कौशाम्बी, थोड़ा सा आगे बढ़िए नीचे की ओर, कौन सा जगह है? कौशाम्बी। हल्का सा नीचे की ओर कौशाम्बी। कौन जगह है? कौशाम्बी। मिल गया कौशाम्बी। अब हम आपको जगह बोलेंगे, एक बार में पहुंच जाएंगे। को आइडिया हो गया कि नहीं? अयोध्या, अयोध्या, जल्दी जल्दी, अयोध्या हो गया। झांसी, झांसी, जल्दी जाइए, झांसी। रेणुकूट, रेणुकूट मिल गया, एकदम नीचे वाले पे हो गया बकलोलवा। ये 4 गोंगली का रख ले, एगो कोई, हाँ 4 ठो रख लिया इसे। रेणुकूट, कोई ना कोई होगा ही। रेणुकूट हो गया। बनारस, वहां तीनों जगह एक पास मिलेगा, बनारस, सारनाथ और मुगलसर, तीनों एक ही जगह। उसके ऊपर गोरखपुर, कौन जगह है? गोरखपुर। गोरखपुर के बगल में देखेंगे आपको अयोध्या। आ गए अयोध्या, अयोध्या आ गए। कहां है जी अयोध्या? चलिए, अयोध्या के बगल में देखिएगा लखनऊ, पश्चिम दिशा में लखनऊ, बीचों बीच में कौन जगह है? लखनऊ। कौन जगह? नहीं मिला जी, लखनऊ। हाँ, लखनऊ है, अमेठी के पास ही होगा लखनऊ। लखनऊ की भाषा बहुत प्यारी है और कहा भी जाता है मुस्कुराइए आप लखनऊ में, वहां नवाबों का शहर कहा जाता है। वहां सबसे बेहतरीन भाषा में ये लगता है ना, 2 भाषा बड़ी प्यारी मिलेगी। अब बिहार की एक मैथिली भाषा, जो मैथिली बोलेंगे, कहा जाता है मैथिली में गरियाइयो देगा तो आप ज्यादा बुरा नहीं मानेंगे। और लखनऊ की भी भाषा बहुत अच्छी है, बहुत बेहतरीन भाषा। लखनऊ में पीजीआई हॉस्पिटल फेमस, किंग जॉर्ज हॉस्पिटल फेमस। लखनऊ का पुराना नाम अवध था। यहाँ इमामबाड़ा मिलेगा, जिसे जहां भूल भुलैया, भूल भुलैया जो घर है, एक लाल रंग का एक किला टाइप का भूल भुलैया, इतना जबरदस्त है। उस छोटा छोटा भूल भुलैया, छोटा पतला गली है और हर गली में ऐसे ऐसे रास्ता है, ऐसे, और दोनों ओर ऐसे ही रास्ता है। किस गली से आपको निकलना है ना पता ही नहीं चलेगा। और इसमें ना इतना रास्ता है, कोई एक के रास्ता इसमें से सही रहता है, उसको छोड़ के किसी में घूमेंगे ना तो एक के जगह पे घुमरियाते रहेंगे, इसमें से घुसेंगे उसमें निकलेंगे, हाँ उधर भी जाएंगे तो ऐसे ही मिलेगा। चारों ओर जितना पार कर दिए वैसे मिलेगा, परेशान हो जाएंगे आप लोग। भूल भुलैया, हम भी जब गए थे भूल भुलैया में ना, तो वहां गाइड मिला था। वो हमसे बोला, हाँ नवाबों का शहर कहते हैं लखनऊ को। बोला सर नवाबों का शहर कहता है। गाइड बोला कि सर हम आपको ले चलेंगे, 200-250 रुपया लेंगे और आप भूलिएगा नहीं, हम ले चलेंगे। हम कह रहे पागल कहीं का, भूल भुलैया में भूलेंगे नहीं तो फिर इसका मतलब क्या है? हाँ, अरे यार चिकन में हड्डी ना, मछली में कांटा नहीं, लड़की का बाल नहीं, या भूल भुलैया में भूले नहीं। हाँ, भूल भुलैया में भूले नहीं तो फिर मतलब इस सब का मतलब क्या है? आपको कोई कह ली ना मछली इसमें कांटा नहीं, तो फिर मतलब क्या बनेगा? है कि नहीं? हाँ, टकली लड़की कोई देगा तो ब्याह करिएगा बस। तो करा कि भूलेंगे नहीं तो मजा क्या आएगा नहीं भूलेंगे तो ये। हमको लगा नक्शा के मास्टर हमरा कौन भुलाएगा जाके सब नक्शागिरी निकल गया। अरे कोनो कोना में फसल थे, सोचा समझे में नहीं आ रहा था निकले किधर से। तो 4-5 गाइड का झुंड आया, 10-15 लोग थे उसमें, विदेशी वाला थे सर। उसमें एगो गाइड उस सबको लेके घूम रहा था, दिस इज वाट बता रहा था। हम के ओखनिये के पीछे लग गए हम लेकिन हम पकड़ा गए। उस सब सीबीएसई वाला गोर गोर, हम मंगरैला की तरह हम सीधे दिख गए उस सबको। कहा गया ग्रुप में नहीं। हम कहे भाई माफ कर दे, हम ग्रुप में नहीं है, पैसा ले ले, हमरा निकाल दे यहाँ से, हमारी फ्लाइट है छूट जाएगी यार। कहा कि गेटवा पे बोला तो नहीं समझ में आया आपको। आप लोग भी जाइएगा तो पहले भूलिएगा, क्या है पहले भूल जाइए, कोई ना कोई मिल जाएगा आपको। नहीं इधर गया करे कोई नहीं मिला था। नहीं, वहां पे रूल है कि जब बंद होता है ना रात में तो सारी चीजें चेकिंग होती है। अब तो कैमरे वगैरह भी लगा दिए गए हैं सिक्योरिटी के लिए, लेकिन बहुत बेहतरीन था। उसकी दीवारें इतनी मोटी, मतलब जितना मेरी हाइट है ना उतनी मोटी उसकी छत है,
इतना मोटा। और गर्मी तो ससुरा अंदर आता ही नहीं है। दाल वगैरह की पानी से बनाया गया, आज भी वहां दाल और लगाया गया, उड़द वगैरह के दाल वगैरह उससे बनाया गया। और दीवारें ऐसी हैं कि अगर दीवार से सट के कुछ बोलिएगा ना धीरे से, जो आपको मतलब आपके सामने खड़े व्यक्ति को नहीं सुनाई देगा, लेकिन उसका जगह पता है बनाया गया है, यहां से बोलिएगा तो उस जगह पे सुनाई देगा। गजब उसकी डिजाइनिंग है। आप ऐसा ऐसा जगह है कि जहां आपको कोई नहीं देख सकता, आप पानी में सबको देख सकते हैं। तो उस समय की भारत में इतने बड़े बड़े क्या थे, सब एक से एक डिजाइनर आर्कियोलॉजिकल थे सब। और उसी में वाजी अली शाह रहते थे। उस घराने की महिलाएं इतना, आज महिला दिवस है क्या बोले, लेकिन बोल देते हैं, सुन ध्यान। तो वो शासन बर्बाद क्यों हुआ वहां की महिलाओं से? महिलाएं जो थी उनकी नौकरानी जो थी सब ना बहुत होशियार थी सब। तो रानी से कहती थी देखिए जो सोना है ना उसको हम धूप दिखा देते हैं, धूप नहीं तो ऐसे अंधेरे में रखे रखे खराब हो जाएगा, हम फैला आते हैं छत पे। तो जाती थी सब छत पे पसार देने, 10 बोरा लाती थी सब पसारने के लिए, ले जाती थी तो 9वें बोरा रहता था। रानी कहती थी एक बोरा कम कैसे हो? तो कहते सूख के छोटा ना हो जाता है, अचार फैले सूख के छोटा हो जाए। ओ माय गॉड, कितनी समझदार है ये। बिला गया साम्राज्य पूरा उन लोग का, यहाँ पर गड़बड़ हो गया। वहां का राजा था नवाब वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह उसने भूल भुलैया में छुपने का हर एक रास्ता बना लिया था, लेकिन अंग्रेजों से उठ के वो गया ही नहीं था। कहा जाता है कि जब उसको पकड़ने के लिए अंग्रेज आ रहे थे तो भूल भुलैया के दरवाजे पे बैठ के एकदम सुबह में धूप ले रहा था। तो उसका नौकर देखा कि भाई अंग्रेजों की फौज आ रही है, तो नौकरवा भाग गया, ये बैठले रह गया। तो अंग्रेज ले जाके पूछे से गिरे बकलोलवा तू बैठले काहे रह गया था? भाग जाता भूल भुलैया में और निकल के कहीं रह जाता, हम लोग को खोजने में शाम हो जाता, तब तक तो तुम निकल ही जाते। कहा कि हम भी तो वही प्लान बनाए थे, लेकिन जो मेरा नौकर था ना वो मेरे एक पैर में जूता पहनाया था, दूसरे में पहनाइबे नहीं किया। जबकि अंग्रेजों का जूता ही वाला होता है, बिना फीता वाला, मतलब राजा महाराजा का, अपने से पहन लेता। कहा कि तो पूछे से अंग्रेज सबकी अपने से काहे नहीं पहन लिया? तो कहा कि देखो भाई, इतिहास जब भी रहेगा तो कम से कम कोई याद तो करेगा कि एक ऐसा भी नवाब था जो मरना पसंद किया लेकिन जूता पहनना नहीं पसंद। तो लखनऊ को क्या कहा जाता है? नवाबों का ऐसा नवाबगिरी देखो, जेल में डाल दिया सब, जेल में डाला सब ना, तो उसी जेल में सरल कुत्ता 2-4 को छोड़ दिया सब। टेंशन से मर गया वाजिद अली शाह। कहा कि बताओ हम राजा थे, अपने से जूता नहीं पहनते, सोचा कुत्ता यहाँ है। टेंशन। बेगम हजरत महल पत्नी थी वहां पे, 1857 की क्रांति में पूरा विद्रोह कर दी कि हमरे बुढ़ऊ को तू लोग जेल में डाल दिया। ये सब इतिहास में पढ़ाएंगे हम। तो बड़ा इमामबाड़ा वगैरह ये सब जो चीजें हैं, भूल भुलैया कहां पर है? लखनऊ में। कहां पे है? लखनऊ। यहाँ का मायावती जी ने एक गोमती नगर शहर बसाया और वहां पर एक अंबेडकर पार्क बनाया। इतना बेहतरीन पार्क, अंबेडकर पार्क, बहुत पैसा वैसा लगा था लखनऊ में। लखनऊ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लखनऊ एयरपोर्ट का नाम चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट। एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था, लखनऊ एयरपोर्ट का नाम चौधरी चरण सिंह। लखनऊ किस नदी किनारे? गोमती। कौन सी नदी? गोमती। कौन सी नदी? गोमती। लखनऊ के बगल में कानपुर, लखनऊ के बगल में देखिए कानपुर, मिल गया कानपुर, जस्ट बगल में होगा कानपुर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। मतलब कपड़े उद्योग के लिए कानपुर बहुत फेमस है, कानपुर कपड़ा के लिए बहुत फेमस है। लेकिन अब कपड़ा उद्योग वहां पर उतना नहीं रह गया, जिसके पीछे एक कारण है। जब भी कपड़े का कारखाना लगेगा ना तो उसको नमी वाला जगह चाहिए, ज्यादा अच्छा रहता है नमी वाला। जैसे समुद्र के किनारे की जगह में हमेशा क्या रहती है? नमी रहे, इसलिए गुजरात महाराष्ट्र वगैरह से चीजें है वो ज्यादा अच्छी रहती है। कानपुर में भी है, लेकिन क्या हो गया, थोड़ा सा उतना सक्सेस नहीं हुआ। कानपुर में कपड़े के 3 बड़े मार्केट है, परेड है, एक नवीन मार्केट है, एक लाल बंगला है, ऐसे करके कुछ है कानपुर में। अब वहां हमको गए हुए 10-12 साल हो गए। कानपुर में IIT कॉलेज है, इंजीनियरिंग के लिए फेमस है। दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर में ही है। कानपुर इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ज्यादा हब है। इतनी ज्यादा कारखाने हैं कानपुर में कि अकेले गंगा नदी को यही तबाह करने के लिए बहुत है। जितने कारखाने से कचरा निकलता है वो यही इतना गंदा कर देता है कि गंगा नदी बहुत ज्यादा प्रदूषित हो जाती है। और कहीं पे भी देखिए कचरा जब निकलता है तो उसे नदी में डायरेक्ट नहीं छोड़ना चाहिए, उससे पहले ट्रीटमेंट कर दीजिए, उसमें से गंदगी निकाल दीजिए, क्लोरीन वगैरह गैस मिलाइए, उसमें साफ कीजिए, ताकि जब पानी में जाए तो पानी थोड़ा गंदा दिखे, हानिकारक ना हो। देखिए गंदा और हानिकारक में अंतर हो जाता है।
समझ में गए कि नहीं? तो उस सबको रोक रख के रखना चाहिए यहाँ पर। खैर अभी गंगा गंगा पे सफाई उफाई का काम हो रहा है। जर्मनी से मोदी जी लाए थे गंगा को साफ करने वाले को, क्योंकि जर्मनी की एक नदी है राइन नदी, वो इतनी साफ नदी है कि उसमें सिक्का फेंक देंगे तो दिखाई देगा। मोदी जी बुला के लाए उकनी को कि चलो गंगा साफ करना है, भाग गया सब। अरे यार गंगा हम लोग गंदा करते हैं, दूसरा कोई थोड़ी गंदा करता है। त्योहार में भी लोग को देखिएगा, जब घाट पे त्योहार लगते हैं तो जो पूजा पाठ वाली चीज है जिसे नियमतः आपको गंगा में डालना चाहिए, तो त्योहार वगैरह में देखेंगे तो गंगा और वो लोग कर देता है। काहे कि माचिस जलाएगा और बचल माचिस गंगा में, अगरबत्ती। अरे भाई जो चीज है थोड़ा सा हम लोग भी क्या कर सकते हैं, स्वच्छ रख सकते हैं। हालांकि गवर्नमेंट भी इस पे बहुत इशारा है, लेकिन हम लोग नहीं सुधरेंगे तो ये कहां से सुधर जाएगा। ये मिल गया कानपुर, किसी कोई दिक्कत नहीं। बीचों बीच में लखनऊ और क्या मिलेंगे, कानपुर, लखनऊ और कानपुर। हम जगह बोलते हैं आप में वृंदावन मथुरा, इस साइड में होगा वृंदावन या मथुरा, दिल्ली के पास वाला एरिया वृंदावन या मथुरा। जल्दी पहुंचिए, वृंदावन या मथुरा। नहीं मिला, सब लोग पहुंचिए वृंदावन या मथुरा। उसके नीचे देखिए अलीगढ़, ऊपर में अलीगढ़, ऊपर में अलीगढ़ होगा, ऊपर में अलीगढ़। यहां देखिए मेरी ओर, सबसे कोना में कौन जगह होगा, फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी सबसे कोना में कहा है जी, फतेहपुर सिकरी। दाढ़ी वाला कहाँ है फतेहपुर सिकरी, सबसे कोना में इस साइड में। हाँ अब मेरी ओर देखिए इधर सब लोग, ये जगह कौन सा है, फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी के इस साइड में जस्ट देखेंगे आपको मिलेगा फिरोजाबाद। फतेहपुर सिकरी के पास फिरोजाबाद, फतेहपुर सिकरी के पास फिरोजाबाद मिल गया। कौन जगह है, फिरोजाबाद। इसे चूड़ी उद्योग यहाँ ज्यादा होता है, इसलिए इसे सुहाग नगरी कहते हैं। क्योंकि चूड़ी जो होती है वो शादीशुदा लड़की पहन, तो कुंवारी भी पहनती है सच, पता नहीं। मतलब ऐसे आप देखिएगा ना उसमें ना मतलब शादी ब्याह कर रहे हैं, मतलब फिल्म उलिम में कि किसी का पति उति मर जाएगा तो चूड़ी फोड़वा दिया जाता है फिल्म उलिम में, तो ऐसी शादी वगैरह, इसलिए इसे सुहाग नगरी कहा जाता है। यहाँ पर जो होता है, रियल में भी होता होगा भाई, पता नहीं। अब देखो तो वहां पे चूड़ी बहुत ज्यादा होती है। चूड़ियों के कारखाने भारत में 2 जगह सबसे ज्यादा है। उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद, कहां पर, फिरोजाबाद, और दक्षिण भारत में बेलगाम। तो कर्नाटक जब पढ़ाएंगे तब बता देंगे आपको। तो ये जगह किस लिए फेमस है भैया, चूड़ी के लिए। कहाँ है, चूड़ी के लिए। वहीं पे मिलेगा आगरा। फिरोजाबाद के पास क्या मिलेगा, आगरा। जस्ट फिरोजाबाद के पहला अक्षर के पास क्या मिलेगा, आगरा। मिल गया आगरा। कौन जगह है, आगरा। आगरा का क्या फेमस है, ताजमहल। वहां का पेठा जो मुरब्बा खाने वाला होता है, और पागल खाना, आगरा का पागल खाना बहुत फेमस है। बहुत बड़का, रांची वाला से बड़का पागल खाना है। कहां पर, आगरा में। कहां पर, आगरा का पागल खाना। आप में किसी को जाना है, हाँ? यहाँ का जगह कौन सा है, आगरा। किस लिए, पागल खाना। यहाँ पे कौन जगह है, ताजमहल। ताजमहल जो है वो हल्का सा पीला पड़ रहा है। क्या हो रहा है, पीला, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। किसकी वजह से, सल्फर। ये पीला क्यों पड़ रहा है, क्योंकि आगरा के थोड़ा सा ऊपर देखेंगे मथुरा, आगरा के थोड़ा सा ऊपर मथुरा, बस पास में ही है 1 उंगली। कौन जगह है, मथुरा। मथुरा में जो वृंदावन है, मथुरा जो है वहां पे ऑयल रिफाइनरी है। क्या भैया, ऑयल रिफाइनरी। यूपी का हाई कोर्ट भैया इलाहाबाद में, यूपी का हाई कोर्ट कहाँ है, इलाहाबाद। उसका ब्रांच ऑफिस लखनऊ, ब्रांच ऑफिस लखनऊ। बिहार का हाई कोर्ट पटना, ब्रांच ऑफिस कहीं नहीं। देखो हाई कोर्ट ज्यादा कब बनाया जाता है, जब आपका पॉपुलेशन ज्यादा हो, या फिर बीच में पहाड़ी एरिया आ जाए ज्यादा वगैरह की, इधर के लोग को उधर आने में दिक्कत हो जाए। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या इतनी है तो क्राइम भी इतना हो गई। उत्तर प्रदेश में क्राइम की कोई कमी है नहीं। देखिए विकास दुबे नहीं हुआ, बहुत बहुत क्राइम होता है वहां पे। देखो भाई ऐसा नहीं केवल उत्तर प्रदेश, जहां भी जनसंख्या होगी क्राइम होगा। क्योंकि क्राइम करने वाला कौन होता है, जनसंख्या।
और जनसंख्या कम रहेगी तो क्राइम थोड़ा सा कम हो जाता है। भारत में क्राइम को कम करने के लिए भारत सरकार को जापान से सीखना चाहिए। जापान के पास क्राइम बहुत ज्यादा होता था। जापान ने नियम बना दिया कि किसी व्यक्ति के पास अगर बंदूक देख लिया जाएगा तो उसको ऑन द स्पॉट गोली मार दिया जाएगा। भारत में क्या है कि लाइसेंसी बंदूक, बिना लाइसेंसी बंदूक, पुलिस कंफ्यूजन में रहती है कि लाइसेंसी है कि नहीं है। जापान की पुलिस को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, जाओ काम खत्म। वहां पे आपको पता होगा 2012 या 13 का रिपोर्ट था कि जापान के पूरे देश में 8 या 10 FIR लिखा गया था। इतना कम क्राइम होता है वहां, बहुत बेहतरीन हो गया है। लेकिन हम लोग के यहाँ थोड़ा सा क्राइम ज्यादा बढ़ जाता है। तो हाईकोर्ट यहाँ पे क्या चीज है भैया, 2-2 ठो है सब, किसी को कोई दिक्कत नहीं। आगरा आ गए, फिरोजाबाद देख लिए, आगरा और कौन सा जगह, फिरोजाबाद। फिरोजाबाद किस लिए, चोरी होती है। आगरा में ताजमहल और पागल खाना, आगरा में ताजमहल और पागल खाना। आगे जी वापस आइए तो आप लखनऊ, कानपुर आ गए, गोरखपुर आ गए। चलिए मेरी ओर देखेंगे, ये लगभग में यूपी, ऐसे समझिए लगभग में, एक्यूरेट तो है नहीं। हम आपको जगह बोल दे तो आप बता सकते हैं कौन सा जगह होगा। हम नंबरिंग लिख देंगे, आप बता देंगे कौन सा जगह कहां होगा। नंबरिंग लिख दे। चलिए बताइए, गोरखपुर कितना नंबर पे होगा। देखिए ऐसा नहीं है कि आपको एक बैच में पढ़ा रहे थे तो लड़का ना घर जाके याद कर रहा था, गोरखपुर 7 नंबर, गोरखपुर 7 नंबर, गोरखपुर। अरे यार गोरखपुर 7 नंबर नहीं, हम बस आपको ये जानने के लिए हमने रेंडमली कोई नंबर लिख दिया है, वो याद कर रहा था उसको। अब पूछे गोरखपुर तो आंख बंद कर रहा है, 8 7। हम कह रहे देख लो, आंख बंद करके कौन सी पूछ रहा है, यहाँ देख के बताइए। रेणुकूट, देवबंद मदरसा है सहारनपुर में, 12। कौन जगह है, 12। झांसी, गोरखपुर, अयोध्या, मुगल सराय बनारस 1, अयोध्या 8, लखनऊ, कानपुर, पहले लखनऊ फिर कानपुर, लखनऊ 6, कानपुर। लाइव वाले आप लोग लिखे कहिए, नहीं बताएंगे ले। इसका अलग ही लेवल है, एप्लीकेशन वाला कह रहा कि नहीं बताएंगे, मत बता तुम। ये हाँ, ये आगरा बता सकते हैं। अच्छा, और अगर लगभग में बोलेंगे तो वहीं पे फिरोजाबाद भी हो जाएगा। आगरा में क्या है, ताजमहल। कौन जगह, ताजमहल। एक आप देखेंगे ना तो आप एनसीसी किया आपने कोई, तो एनसीसी सी सर्टिफिकेट में जाएंगे तो एक ओरल इंटरव्यू भी होता है, बंदूक के बारे में पूछता है सब, मैगजीन दिखाएगा सबकी, AK-47 की मैगजीन में कितना गोली आता है, हाँ 20। मैगजीन में AK-47 की कितनी राउंड आती है, अच्छा 20 की है बस, ओह 30 आती है, 30। एक का कोई वैल्यू नहीं। उसमें हम लोग गए थे तो एक इंटरव्यू पूछा हमसे, 4-5 आदमी को खड़ा करेंगे, सब पूछेंगे, सब हमसे हथियार के बारे में पूछा था, 47 SLR वगैरह वगैरह, कंपास के बारे में, SLR में कितनी गोली 20, इंसास में भी 20, वही सब। बगल वाला आया तो उससे पूछा, ये बता लाल किला कहाँ है, उससे पूछा लाल, वो कुछ भी पूछ देता है सर, थोड़ा नॉर्मल चीज, लाल किला कहाँ है, आप बताएंगे ये श्रावस्ती होगा या 10, 9 या 10, 9, 10 में पीलीभीत, 10 में क्या हो सकता है, पीलीभीत। देखो बाबू अब ध्यान से, उत्तर प्रदेश का ज्योग्राफिकली हम देखते हैं, आपको कुछ एरिया बता देते हैं, आपको ध्यान से मेरी ओर देखिए। ये एरिया वाला रेणुकूट हो जाएगा, ये एरिया यहाँ पर, ये झांसी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, झांसी। यहाँ पर गोरखपुर, बगल में अयोध्या और फैजाबाद, मुगल सराय, बनारस और सारनाथ एक ही पास हो जाएगा, इलाहाबाद और प्रयागराज एक ही पास हो जाएगा, लखनऊ और कानपुर एक पास हो जाएगा, अमेठी और रायबरेली एक पास हो जाएगा, रामपुर मुरादाबाद एक पास हो जाएगा, श्रावस्ती और पीलीभीत और ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान एक पास होंगे।
मुरादाबाद, ये आगरा और फैजाबाद, आगरा और फिरोजाबाद, ये एक पास हो जाएंगे सब। ये एरिया बता दिए थे। आप अब सादा नक्शा खोलेंगे उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में आपको भरना होगा ज्योग्राफिकली वहां पे कौन कौन से जगह है सर। ज्योग्राफिकली उत्तर प्रदेश जो है, यहां देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का ये एरिया कहलाता है रुहेलखंड। क्या कहलाता है? रुहेलखंड। रुहेलखंड। ये ऊपर का एरिया कहलाता है अवध, अवध का मैदान। और नीचे का एरिया कहलाता है गंगा का मैदान, गंगा का मैदान, गंगा का मैदान। किसी कोई दिक्कत? हाँ, एक ही में तीनों भरिए, एक ही नक्शा ही होगा उत्तर प्रदेश का। हाँ, दो है। कहाँ है जी? अच्छा हाँ, दो है, एक ही में भरिए इसको, एक ही में भरिए। ये ऊपर वाला मैदान रुहेलखंड, ये वाला अवध का मैदान, और ये वाला गंगा का मैदान। तीनों का तीनों मैदानी एरिया है। तो क्या यहाँ पहाड़ी क्षेत्र देखने को मिलेगा? नहीं देखने को मिलेगा, पहाड़ी क्षेत्र देखने को नहीं मिलेगा। बना लिए बहू? कौन सा मैदान है? गंगा का मैदान, अवध, गंगा। और ये तो मैदानी क्षेत्र खेती के लिए अच्छे होते कि नहीं? अब इसके बाद यहां पर उत्तर प्रदेश में आप राजनीतिक रूप से अगर उत्तर प्रदेश का विभाजन करेंगे, मतलब खंड के हिसाब से राजनीतिक रूप से, तो आपको 3 क्षेत्र मिलेगा। ये वाला कौन सा हो जाता है? पूर्वांचल। कौन सा एरिया? पूर्वांचल। पूर्वांचल। ये एरिया पश्चिम प्रदेश। कौन सा? पश्चिम प्रदेश। ऊपर वाला अवध, अवध। नीचे का क्या कहलाता है? बुंदेलखंड। कौन सा खंड? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड। बुंदेलखंड से कुछ याद आया? हाँ, मस्तानी। मस्तानी कहाँ की थी? बुंदेलखंड। इवन झांसी की रानी भी कहाँ की? बुंदेलखंड। बुंदेलों का यहाँ पे बहुत बहुत वीरांगना हुए, ये बुंदेलखंड। लेकिन अभी बुंदेलखंड पानी की समस्या से बहुत जूझ रहा है। यहाँ पानी की बहुत कमी है, क्योंकि बुंदेलखंड के नीचे का एरिया मध्य प्रदेश शुरू हो जाता है, जहां पहाड़ी एरिया है। और पहाड़ी एरिया में मतलब पानी उतना अच्छा नहीं पाया जाता है। हो गया? हाँ, इसको भरिए सेकंड वाले में। पश्चिम प्रदेश, अवध, पूर्वांचल और बुंदेलखंड, ये इस वाले में। हो गया वो? ये पश्चिम प्रदेश है, अवध है, पूर्वांचल है, नीचे वाला बुंदेलखंड है। बुंदेलखंड। बुंदेलखंड की सबसे बड़ी समस्या हो गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब यूपी का आप फिजिकल नक्शा खोलिए, यूपी का फिजिकल नक्शा, यूपी का फिजिकल। एकदम ऊपर कोना में देखेंगे रुहेलखंड का मैदान। यूपी का फिजिकल नक्शा एकदम ऊपर कोना में रुहेलखंड का मैदान, कोना में देखने को मिलेगा। रुहेलखंड का मैदान मिल गया। कौन सा मैदान? रुहेलखंड का मैदान। नहीं मिला बाबू? रुहेलखंड का मैदान। मेरी ओर देखिए, जैसे रुहेलखंड का मैदान खत्म होगा, फिजिकल नक्शा में मिला कि नहीं मिला? हो गया? उसके नीचे शुरू होगा गंगा का मैदान, बड़ा सा होगा गंगा का मैदान। मिल गया? उसको हाइलाइटर लगाइए, गंगा का मैदान और रुहेलखंड के मैदान। गंगा का मैदान और रुहेलखंड का मैदान। गंगा का मैदान और रुहेलखंड का मैदान लग गया। अब गंगा के रुहेलखंड, गंगा का जो मैदान है ना, तो जहां गंगा लिखा है उसके ठीक ऊपर लिखा होगा अवध का मैदान। कौन सा मैदान बाबू? अवध का मैदान। कौन मैदान? अवध का मैदान। याद रहेगा सबको? उत्तर प्रदेश में 3 महत्वपूर्ण मैदानों के नाम बता दे। रुहेलखंड के मैदान, गंगा का मैदान और अवध का। इसमें सबसे बड़ा मैदानी क्षेत्र कौन सा? गंगा का मैदान सबसे बड़ा है, गंगा का मैदानी। वो अब देखिए, गंगा के मैदान के नीचे का एरिया अगर आप देखेंगे तो वह आ जाता है बुंदेलखंड। अब बुंदेलखंड जो है वो चूंकि मध्य प्रदेश से सट जाता है। देखिए, यही ना एरिया है बुंदेलखंड का, और ये कहां सट जाता है? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश, ये क्या खुल गया? ये क्या निकल गया जी? हाँ, किधरों किधरों से कुछ कुछ निकल जाता है इसमें।
ये कौन सा, ये दक्षिण भारत का एरिया, मतलब मध्य प्रदेश का एरिया हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में समझ में आ गया? क्वेश्चन सॉल्व किया जाए उत्तर प्रदेश का। हाँ देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया है कि नहीं? सबसे पहले तो उसमें नक्शा पहचानना होगा। पहला क्वेश्चन क्या दिया? हरित क्रांति का केंद्र क्या था? हरित क्रांति का केंद्र कौशाम्बी। हरित क्रांति का केंद्र कौशाम्बी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए। अच्छा शामली, वही थोड़ा सा बागपत के ऊपर होगा वो, शामली। बागपत के ऊपर का एरिया कौन सा था? शामली। वहां लिखा नहीं होगा आपके नक्शा में, इसलिए हम बागपत लगवा दिए थे। बागपत की पाती क्या है? शामली है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा होगा? शामली। वो बागपत के पास ही है, वहां पर लिखा है। वहां पे नक्शा में देखिए आपके लिखा है कि नहीं? शामली लिखा है, शामली। हाँ तो अंडरलाइन किया, तब एक्यूरेट सही हो जाएगा शामली। हमको लगा नहीं दिया है नक्शा में, इसलिए बता दे। एटलस में जाइए, वहां पर, यहां देखिए मेरी ओर, ये कोना है, ये सहारनपुर, उसके जस्ट नीचे क्या लिखा होगा? शामली। तब ये एक्यूरेट सही हो जाएगा। हमको लगा कि शामली नहीं है तो हम क्या लगाए थे? बागपत। तो हरित क्रांति, हाँ मुजफ्फरनगर के नीचे होगा। आगे देखिए, हरित क्रांति शब्द किसने दिया? विलियम गार्ड। हरित क्रांति शब्द विलियम गार्ड। 10 मई 1857 को हुए मेरठ सैनिक विद्रोह में संदेश के रूप में किसे भेजा गया? रोटी और कमल के फूल। अरे वही है, दोनों लगाएंगे। हरित क्या लिखा? 10 मई 1857 को हुए मेरठ सैनिक विद्रोह में संदेश के रूप में किसे भेजा गया था? वही संदेश था, रोटी और कमल का फूल। दोनों हो जाएगा, इनमें से दोनों। पीतल उद्योग के लिए मुरादाबाद। चाकू उद्योग रामपुर। चाकू उद्योग तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र पीलीभीत। बाढ़ वगैरह। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश? श्रावस्ती। श्रावस्ती का सबसे फेमस डाकू उंगली माल, काट के सोचा उंगलियां रख लेता था। आगे बढ़े। भगवान श्री कृष्ण का जन्म वृंदावन। मथुरा। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया, नाम नहीं सुने हैं? वृंदावन गार्डन कहाँ है? मैसूर। वृंदावन गार्डन मैसूर में। वृंदावन गार्डन मैसूर में है। उत्तर प्रदेश में कितने राज्यों से सीमा अच्छा ऊपर छूट गया। इनमें से किस स्थान पर तेल शोधन कारखाना है? रिफाइनरी। मथुरा में है। कहाँ पे है? मथुरा में हो गया। कैसा, किसी को दिक्कत? मथुरा। उससे क्या हो रहा है? ताजमहल काला पड़ रहा है, पीला पड़ रहा है, काला नहीं। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से? ये हम आपको नहीं बताएंगे, आपको खुद गिन के लिखना। हम ये आपको छोड़ देंगे। ये आप सबका काम हो गया, लाइव वाले लोग और एप्लीकेशन सारे लोग। आप गिनिएगा घर से। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी। और ठेकेदार कौन था? ईसा खान। ठेकेदार ईसा का मतलब मिस्त्री था वो, ईसा खान। वास्तु का डिजाइन किसने बनाया था? उस्ताद अहमद लाहौरी। और उसका देख रेख कौन किया था? ईसा खान। ईसा खान। किस शहर पर अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? कन्नौज। कौन सा शहर के लिए? कन्नौज। अब कन्नौज आपको नक्शा में नहीं मिला होगा, वापस जाइए आप लखनऊ या कानपुर। कानपुर आइए, कानपुर फटाफट। कानपुर बीचों बीच में मिलेगा। कानपुर बीचों बीच में कानपुर हो गया, मिल गया कानपुर। कानपुर के आगे देखिए कन्नौज है। कानपुर के आगे कन्नौज। कन्नौज मिल गया। अब आप बताइए कन्नौज किस नदी के किनारे है? देख के बताइए। गंगा के किनारे नहीं होगा, राम गंगा है। गंगा है कि राम गंगा? राम गंगा आती है। कन्नौज में इत्र ज्यादा बनता है, इसलिए कन्नौज को इत्र नगरी करते हैं। मेरी और सब लोग देखिए, इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो कन्नौज का राजा था हर्षवर्धन। कन्नौज का राजा हर्षवर्धन जैसे मरा, तो हर्षवर्धन के मरने के बाद बंगाल के पाल शासकों ने कहां हमला कर दिया? कन्नौज पर। इन्हें लगा कि हम जीत लेंगे। महाराष्ट्र से राष्ट्रकूट शासकों ने कहां हमला कर दिया? कन्नौज पर। इन्हें लगा कि ये जीत लेंगे। गुजरात से गुर्जर प्रतिहार ने हमला कर दिया। इन्हें लगा कि हम जीत जाएंगे। फाइनली जीत के गया था गुर्जर प्रतिहार।
तो तीन राजाओं के बीच होने वाला युद्ध त्रिपक्षीय संघर्ष कहलाता है। यह त्रिपक्षीय संघर्ष किस जगह पर कब्जा के लिए था? कन्नौज। इत्र नगरी किसे कहते हैं? कन्नौज को। किसे कहते हैं? कन्नौज। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यहीं पर हुमायूं को पीटा था शेरशाह सूरी, फाइनली पीटा था बेलग्राम या कन्नौज में। पहले तो पीटा यहां पर चुनार के किला में, नदी में कूद के भागा, यहां उसको दौड़ा के कहां तक थूर दिया, इतना न डरा था कि भाग गया ईरान। फिर आया ही नहीं। जब शेरशाह सूरी मर गया तो उसके 10 साल बाद आया शेर वहां पे हुमायूं यहाँ पे। इसलिए वही बहुत खतरनाक शासक था शेरशाह सूरी। आगे देखा जाए, किस शहर पर झांसी की रानी के विद्रोह को किसने दबाया था? ह्यूरोज। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, ह्यूरोज। झांसी की रानी को दबाया ह्यूरोज। अगला, नाना साहब तथा तात्या टोपे कहां से विद्रोह किया? कानपुर से। कानपुर बगल में लिख लेंगे बिठूर। कानपुर के पास जगह का नाम क्या था? बिठूर। बिठूर, बिठूर, बिठूर। कानपुर के पास ही जगह है बिठूर। इसके आगे बिकरू गांव, विकास दुबे, इनका कानपुर वाला इनकाउंटर जो हुआ था, हो गया बिठूर। अब ये नाना साहब कौन थे भैया? और तात्या टोपे। देखो भैया, अंग्रेजों की एक बहुत ही खतरनाक नीति थी। अंग्रेज जानते थे कि किसी चीज को अगर दबाना है ना तो 10-15 साल छोड़ दीजिए। इन्होंने क्या किया? मराठों को यहां से हरा दिया। लेकिन अंग्रेजों को एक बात पता थी कि मराठाओं के जो छत्रपति थे, उन छत्रपति में जो सबसे महत्वपूर्ण था वो था पेशवा। तो पेशवा के प्रति जनता का लगाव ज्यादा था। अगर हम पेशवा को सताएंगे तो जनता हमसे विद्रोह कर देगी, और हम जितना कमाएंगे नहीं उतना पैसा जनता के विद्रोह में दबाने में लग जाएंगे। तो इन्होंने बड़ा बेहतरीन नियम निकाला, पेंशन नीति। पेशवा को यहां हरा दिया और पेशवा से कहा कि देख भैया, यहाँ का अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय, तो इसको हरा दिया यहाँ पर और कहा कि देख, तुमको जितना पैसा यहाँ से टैक्स के रूप में मिलता है उतना पैसा हम तुमको देंगे, यानी पेंशन के रूप में, लेकिन हम तुमको दूसरे जगह महल बना के देंगे। तो यहाँ के लोगों को लगा अरे ससुरा, बिना काम का पैसा मिल जाएगा और वो उतने महल बना के, क्या दिक्कत है, चलो। तो यहां से उठा के इनको कहां भेज दिया? कानपुर के बिठूर में। यहाँ उनको पहचानने वाला कौन है? कोई नहीं। हमरा उठा के आप अंडमान में भेज दीजिए, कहिए खान सर आपको टेंशन जरूरत नहीं है, पढ़ाने से जितना पैसा मिलता है उतने मिलेंगे। ये तो चले गए यहाँ पर। इनको ये बुद्धि नहीं हुआ कि आने वाले 10-20 साल बाद जब जनता से मेरा लगाव कट जाएगा और उसके बाद जब ये पेंशन बंद करेंगे तो इनके लिए कोई खड़ा नहीं होगा। यही किया उन लोगों ने, पेंशन बंद कर दिया। 40 साल बाद आया लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने कहा, कौन सी का पेंशन रे, सब पेंशन बंद, कोई पेंशन नहीं मिलेगा। तो नाना साहब का क्या हो गया था? पेंशन बंद हो गया था। इस वजह से इन्होंने विद्रोह कर दिया था। इवन 1857 की विद्रोह बहुत बेहतरीन था, लेकिन किसी के अंदर देश प्रेम या राष्ट्रवाद नहीं था, अपने फायदा के लिए लड़ रहे थे। नाना साहब का मुख्य उद्देश्य पेंशन, जब तक पेंशन मिल रहा था हथियार नहीं उठा। झांसी की रानी बहुत बहादुर थी, लेकिन उनका भी मुख्य मुद्दा यह था कि उनके गोद ले हुए बेटा को राजा क्यों नहीं बनाया गया यहाँ पर। या फिर यहां पर अगर देखेंगे बिहार में कुंवर सिंह भी बहादुर थे। 80 की उम्र में अंग्रेजों को दौड़ा के मारे थे। 80 साल की उम्र में बूढ़ों सबको बैठल नहीं जाता, वो घोड़ा पे से दौड़ा के मार रहे थे 70-75 साल के, उतना बुढ़ापा में वहां। लेकिन उनका भी अपना था कि उनकी जमींदारी छीन ली गई थी। लखनऊ से बेगम हजरत महल भी लड़ाई करने उतर गई थी, क्योंकि उनका भी अपना स्वार्थ था कि उनसे साम्राज्य छीन लिया गया, उनके हस्बैंड को मरवा दिया गया। यहां पर जो था बहादुर शाह जफर, इससे लाल किला छीन लिया गया। ये अपने लिए लड़ रहा है, देश के लिए कोई लड़ ही नहीं रहा यहां पर, इसलिए तो विद्रोह क्या हो गया? असफल हुआ था। अगला बताइए, लखनऊ से विद्रोह किसने किया? बेगम हजरत महल। अशोक के कौशाम्बी अभिलेख को इलाहाबाद किसने लाया था? अकबर ने लाया था। किसने लाया था? अकबर ने। कौशाम्बी अभिलेख को कारूबाकी का अभिलेख भी कहते हैं, क्योंकि अशोक की सबसे प्रिय पत्नी कारूबाकी थी, उसी के लिए इसको बनाया गया था, रानी का अभिलेख। अगला, अशोक के कौशाम्बी अभिलेख। कालीन उद्योग के लिए कौन जगह है? भदोही और मिर्जापुर, दोनों है, इनमें से दोनों, भदोही और मिर्जापुर। कालीन भैया मिर्जापुर ने कालीन भैया वहां पे मिर्जापुर। कालीन बहुत ही फेमस होता है मिर्जापुर और भदोही का। ये जो कालीन बिछा है ये तो डी ग्रेड का कालीन है,
इतना मोटा कालीन आता है मिर्जापुर का। एक एक कालीन मिर्जापुर की ऐसी है कि एक कमरे में बिछाइएगा उस कालीन को तो उसका कीमत 2 लाख रुपए। इतना बेहतरीन बेहतरीन कालीन है। राजा महाराजा के देखेंगे ना, जमीन पर इसे चलने के लिए कालीन बिछाया गया था। अरे आइए आइए यहाँ पे, तो भदोही मिर्जापुर में बनता। अटाला मस्जिद कहाँ है? जौनपुर। अटाला मस्जिद जौनपुर। अब भाई आपको जौनपुर तो मिला नहीं नक्शे में, तो वापस आ जाएंगे मिर्जापुर। वापस आइए मिर्जापुर। कहाँ आ गए? मिर्जापुर आ गए। मिर्जापुर मिर्जापुर आ गए। पूर्वांचल में इस साइड में होगा मिर्जापुर। जस्ट उसके ऊपर देखिए क्या है, जौनपुर। मिल गया जौनपुर। जौनपुर मिला कि नहीं मिला? भारत का जो समय रेखा है वो मिर्जापुर से जाता है कि जौनपुर से? उसके बीच से निकल जाता है, मिर्जापुर के पास से इलाहाबाद नैनी होते हुए। जौनपुर मिल गया। अटाला मस्जिद कहाँ है? जौनपुर में। अटाला मस्जिद जौनपुर में। जौनपुर में शिक्षा जो दिया जाता था मुगल काल में, कब काल में? मुगल काल। शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था जौनपुर, इसलिए उसे भारत का सिराज कहा जाता था, मतलब बुद्धि। तो उस समय जौनपुर शिक्षा का केंद्र था, इसलिए क्या कहा जाता था? भारत का सिराज। क्वेश्चन भी होगा। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ। वाराणसी का पुराना नाम काशी। विश्वनाथ मंदिर काशी में। बनारस में है विश्वनाथ मंदिर। दशाश्वमेध घाट, घाट का नाम क्या है? दशाश्वमेध घाट। आरती बहुत ज्यादा होती है वहां पर, 3 घंटा का आरती होता है वहां पर। शिंजो आबे आए थे ना जब जापान के प्रधानमंत्री थे, तो नरेंद्र मोदी उनको आरती दिखाने ले गए थे। वहां पे 3 घंटा आरती। वो बौद्ध धर्म वाला जापान से, उसको समझे में नहीं आ रहा था कर क्या रहा है भाई ये। हम लोग को दूसरे की परंपरा उतना अच्छा से कहां समझ में आता है, लेकिन भारत के लिए तो जापान का एक शहर है क्वेटो। तो क्वेटो का जिस तरह विकास हुआ है उसी तरह मोदी जी ने कहा है कि बनारस का भी विकास होगा। ये कहा था 14 में। आगे देखिए, रेणुकूट किस लिए प्रसिद्ध है? अल्मुनियम उद्योग के लिए। रेणुकूट अल्मुनियम उद्योग के लिए। अलीगढ़ ताला उद्योग। ताला परियोजना भूटान। ताला परियोजना। गोरखपुर किस नदी के किनारे है? राप्ती। हाँ 26 सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर। इसमें गोरखपुर है। अभी जब रेलवे का चैप्टर पढ़ाएंगे ना, आगे है रेलवे जोन, तब वहां पे हुगली की चर्चा करेंगे। अयोध्या किस जिला में आता है? फैजाबाद। अभी फैजाबाद जिला का नाम क्या हो गया? अयोध्या। अभी अयोध्या भी वही है, अयोध्या जिला भी वही है। बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। जैसे देखिए कैसे है, आपको बताते हैं। ये शहर पटना है। ये शहर क्या है? पटना। लेकिन पटना जिला बहुत बड़ा है। नौबतपुर, फतुहा, मोकामा सब इसी में आते हैं सर। तो पहले फौजाबाद जिला था। उस फौजाबाद जिला में के बीच में क्या था? अयोध्या। अभी पूरे जिला का नाम क्या हो गया? अयोध्या। अगला, पूर्वांचल की पहाड़ियां कहाँ? पूर्वांचल की पहाड़ियां असम में। पूर्वांचल की पहाड़ियां असम में। हो गया।